यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से अभी भारत की स्वार्म ड्रोन सिस्टम के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में टेस्ट किए गए शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण सफल हुआ या फिर असफल रहा है। एचएएल की तरफ से किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की हॉक जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने का प्लान किया गया है, जिसको अभी हॉक जेट ट्रेनर के बदले हॉकाई एयरक्राफ्ट कहा जाएगा। इतिहास में पहली बार किसी एयर शो के दौरान यूनाइटेड स्टेट के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और रशिया की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि Su-57 एक साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और अंत में चाइना की तरफ से अपनी कैरियर बेस्ड J-15 एयरक्राफ्ट को एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट बताने के बावजूद भी किस वजह से अपने मेन राइवल जैसे कि भारत और यूनाइटेड स्टेट की MiG-21 या F-18 जैसे एयरक्राफ्ट को मैच नहीं कर सकता है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की स्वार्म ड्रोन सिस्टम को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली भारत की तरफ से स्वार्म ड्रोन सिस्टम को डिस्प्ले किया गया था, जिसमें इंडियन आर्मी की तरफ से आर्मी डे के अवसर पर लगभग 75 ड्रोन को डिस्प्ले किया गया था। और अभी भारत की तरफ से ऐसे 1000 ड्रोन को अपने फोर्स में शामिल करने का फैसला किया गया है। इस पर रिएक्ट करते हुए यूएस होमलैंड सिक्योरिटी कंसल्टेंट चेचरी केलेनबॉर्न, जो कि अनमैन्ड सिस्टम, स्वार्म ड्रोन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि ये ड्रोन आगे चल के भारत के लिए एक बहुत बड़ी गेम चेंजिंग वेपन बनने जा रही है। उनके मुताबिक जो वीडियो इंडियन आर्मी की तरफ से डिस्प्ले किया गया था, उसमें इंडियन आर्मी की तरफ से मेनली 3 तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से एक 6 रोटर वाली बड़ी ड्रोन थी, जिसको भारत की तरफ से मेन मदरशिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। और इससे बाद में छोटे छोटे क्वाडकॉप्टर को कैरी करने के लिए और लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि ऑटोनोमसली अटैक और ऑपरेट कर सकते हैं और इसी में एक्सप्लोसिव वगैरह मौजूद होते हैं। साथ ही इसी के साथ एक और ड्रोन को भारत की तरफ से सेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उनके मुताबिक अभी तक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जितने भी स्वार्म ड्रोन सिस्टम को डिस्प्ले किया गया था, उन सभी में एक ही तरह के और एक ही कैटेगरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था। और इसमें यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि इनको ऑपरेट करने में आसानी हो, लेकिन भारत की तरफ से जानबूझकर इसमें एक वैरायटी ऑफ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। यूएस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन अभी काफी फ्लेक्सिबल और खतरनाक नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से इनको स्टैटिक टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, तो आगे चल के इनको मोबाइल टारगेट के साथ एंगेज होना पड़ सकता है और वक्त के साथ साथ इनको अपडेट और अपग्रेड करना भी काफ़ी ज़रूरी है। और अगर भारत ऐसा कर पाता है तो फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन में ये भारत के लिए गेम चेंजिंग हथियार बनने वाले हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को पाकिस्तान की तरफ से अपनी शाहीन 3 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया था। और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस टेस्ट के दौरान मिसाइल की रेंज लगभग 2750 किलोमीटर के आसपास पाया गया था। ये जो मिसाइल ये बोथ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरेट को कैरी कर सकता है। और अभी किए गए टेस्ट को पाकिस्तान की तरफ से एक वैलिडेशन टेस्ट के तौर पर कंडक्ट किया गया था, लेकिन जब एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से इस टेस्ट को सफल बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ से कुछ ऐसे रिपोर्ट सामने आए जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट फेल हो गया है। इसके बारे में ट्विटर में बलोच रिपब्लिकन पार्टी की वेरीफाइड ट्विटर हैंडल की तरफ से बताया गया कि रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से जिस शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, उसको राखी एरिया से फायर किया गया था। और ये मिसाइल देरा बुट्टी की मैट रीजन में कहीं पर आके लैंड हुआ था, जहां पर सिविलियन पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी। और साथ ये बात पाकिस्तान की आर्मी को पहले से ही पता थी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उस एरिया में मौजूद अपने सभी आर्मी पोस्ट को खाली कर दिया गया था, जबकि यहाँ पर लोगों के होते हुए इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। और अभी इस मिसाइल की टेस्ट की वजह से इस गाँव के रहने वाले लोगों की कई घर टूट गए और साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। वैसे देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की कोई मिसाइल आके गाँव में गिरने की वजह से गाँव के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। इससे पहले भी जब 1998 में पाकिस्तान की तरफ से अपनी गौरी मिसाइल को टेस्ट किया जा रहा था, तो उस दौरान भी इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज सामने आ गए थे और ये सीधे आके इस गांव के करीब गिरा था। अभी इस मिसाइल की टेस्ट को जब पाकिस्तान की तरफ से सफल बताया जा रहा है, तो दूसरे तरफ बलोच रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से इसको फेलियर बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बलोच रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से बताया गया कि इस मिसाइल ने बस 150 से 175 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस को कवर किया था और उसके बाद ये मिसाइल क्रैश हो गया है। और बलोच लीडर के मुताबिक एक फेलियर था और ऐसा लगता है कि मिसाइल की पहले स्टेज में कुछ खराबी सामने आ गई थी। लेकिन ये सब बलोच रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है और हमारे तरफ से इसके बारे में कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया गया है। अगला अपडेट तेजस की नेवल वेरिएंट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेके है।
डॉक्टर गिरीश देवधरे जी के रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक तेजस की नेवल वर्जन की एक प्रोडक्शन वेरिएंट यानी कि NP5 को इसी साल के अप्रैल तक तैयार करने का फैसला किया गया और इसे आगे चल के हमारे शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से ऑपरेट किया जाएगा। बाद में इससे लिए गए डाटा को बेस करके ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर को डेवलप करने में हमें काफ़ी आसानी होने वाली है। NP5 को आगे चल के नॉमिनल लैंडिंग ट्रायल को करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें हमें ये पता लगेगा कि लैंडिंग के दौरान तेजस की लैंडिंग गियर्स के ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है। साथ ही इसे शोर बेस्ड फैसिलिटी के अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट किया जाएगा और मेनली इनको खराब वेदर कंडीशन में ऑपरेट किया जाएगा, ताकि खराब से खराब सिचुएशन में अगर इसको एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाता है तो इसकी पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है ये पता लगाया जा सके। अभी तक तेजस की जो 2 नेवल प्रोटोटाइप को बनाया गया था उनको INS विक्रमादित्य से 18 बार टेस्ट किया जा चुका है और अभी NP5 को भी इससे टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि आगे चल के ADA की तरफ से ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर के लिए लैंडिंग गियर्स को डेवलप करना है, जो कि एक चैलेंजिंग टास्क होने वाली है, क्योंकि ये तेजस के मुकाबले साइज में काफ़ी बड़ा और हेवी होने वाला है। साथ ही इसको डेवलप करने के लिए अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम भी मौजूद नहीं है और इसी साल के मिड में यानी कि जून या जुलाई के बीच ही इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन सेट किया जाएगा। वैसे अभी इसके डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए गए थे जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था, लेकिन हाल ही में इसकी जो विंग्स को फोल्ड करने की बात की गई थी, इसको लेके अभी ADA के पास थोड़े दिक्कत सामने आ रहे हैं, क्योंकि ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर की बाकी सभी टेक्नोलॉजी को अभी तक डेवलप किया जा चुका है, लेकिन हाल ही में ऐड किए गए फोल्डेबल विंग्स का जो सिस्टम है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसमें ADA की तरफ से सिंपल फोल्ड मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें दोनों विंग्स को वर्टिकली फोल्ड किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक सिस्टम के ऊपर काम शुरू नहीं हुआ है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि पिछले कई सालों से इंडियन एयरफोर्स को लोएस्ट क्वाड्रेंट का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही फंड को लेके भी काफ़ी इशू का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच HAL की तरफ से इसका एक लो कॉस्ट सोल्यूशन निकाला गया है, जिसमें HAL की तरफ से अपने इंटरनल फंड का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स की हॉक जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को एक आर्म्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने का फैसला किया गया है। HAL के मुताबिक अगर इंडियन एयरफोर्स चाहे तो वो इंडियन एयरफोर्स की हॉक जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि लगभग 3 टन के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है। और इसमें HAL की तरफ से हॉक जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट एक अपग्रेडेड वर्जन को भी तैयार किया गया है, जिसका नाम हॉकआई रखा गया है, जो कि ट्रेनिंग के साथ साथ कॉम्बैट रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हॉक एयरक्राफ्ट को हॉकआई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया, पर इसी बीच HAL की तरफ से हॉकआई एयरक्राफ्ट से एंटी एयरफील्ड वेपन को टेस्ट किया जा चुका है। इस टेस्ट को उड़ीसा तट से कंडक्ट किया गया था और ये पहली बार है जब हमारी देसी एंटी एयरफील्ड वेपन्स को हॉक जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट से फायर किया गया है। इस वेपन की बात करें तो इसको SAW यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन कहा जाता है और ये लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से दुश्मन की एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सिर्फ 100 के अलावा HAL की तरफ से अभी हॉक जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट में एक शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल और ब्रिमस्टोन मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के लिए कॉम्पैक्ट और परफेक्ट लाइट अटैक एयरक्राफ्ट बन सकता है। अगला अपडेट एरो इंडिया शो को लेके है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 5 फरवरी तक बेंगलुरु में होने वाली एरो इंडिया शो के दौरान पहली बार ऐसा होने वाला है जहां पर यूनाइटेड स्टेट की स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और रशिया की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एक साथ डिस्प्ले किए जाने वाले हैं। अब इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की Su-57 पहली बार एरो इंडिया शो में या किसी भी फॉरेन एयर शो में पार्टिसिपेट करने वाला है और पहले से रशिया की तरफ से इसको भारत को बेचने की कोशिश किया जा रहा था, तो हो सकता है रशिया सबसे पहले इसको एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले करना चाहता है और भारत को इसको खरीदने के लिए कन्विंस करना चाहता है। लेकिन रशियन मीडिया की तरफ से भी कुछ दिन पहले अपडेट सामने आया था कि रशिया की Su-57 इस बार एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले होने वाला है, लेकिन ये कोई लाइव डेमो नहीं होने वाली है और यहाँ तक कि Su-57 का कोई भी फुल स्केल मॉडल नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर ये बस Su-57 का एक स्केल डाउन मॉडल होने वाली थी। अब देखने वाली बात यह कि अभी इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक रशिया अभी अपनी Su-57 एयरक्राफ्ट की सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट को भारत में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको अभी रशिया की तरफ से एरो इंडिया शो के दौरान एरोबेटिक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा फिर नहीं किया जाएगा, ये कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस बार अपनी B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को डिस्प्ले करने का प्लान किया गया, जो कि सीधे यूनाइटेड स्टेट से टेक ऑफ करने के बाद भारत में आकर लैंड करने वाला है। अगला अपडेट भारत और सिंगापुर को लेके है। तो भारत और सिंगापुर के बीच अब एक एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जो कि एक तरीके से सबमरीन सपोर्ट एग्रीमेंट है और वेडनेसडे को इसको साइन करने के बाद अब ऑफिशियली भारत सिंगापुर को सबमरीन से रिलेटेड कोई भी इशू में आके मदद करने वाला है। मेनली अगर कभी भी सिंगापुर की नेवी की कोई सबमरीन में कुछ गड़बड़ी या खराबी हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में भारत सिंगापुर की मदद करने के लिए अपनी सबमरीन रेस्क्यू टीम को वहां पे भेजने वाला है।
अब सभी को याद होगा भारत के पास अभी 2 सबमरीन रेस्क्यू वेसल मौजूद है, जिसमें से एक को हमारी ईस्ट साइड में और दूसरे को वेस्ट साइड में डिप्लॉय किया गया है। इन वेसल को 2018 में भारत की तरफ से खरीदा गया था और उससे पहले हम हमारे सबमरीन के क्रू मेंबर्स को किसी भी तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में रेस्क्यू करने के लिए यूनाइटेड स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट थे। यानी कि अगर कोई कारण की वजह से हमारी जो सबमरीन है वो खराब हो जाता है और पानी से ऊपर नहीं आ पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे वेसल जाके हमारे क्रू मेंबर को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अभी दुनिया भर में टोटल 40 देश ऐसे हैं जो कि सबमरीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें से बस कुछ ही देशों के पास ही सबमरीन रेस्क्यू वेसल मौजूद है। अब इसके अलावा भारत और सिंगापुर के बीच अभी अपनी आपसी डिफेंस कोऑपरेशन को बेहतर करने के लिए भी कुछ एग्रीमेंट को साइन किया गया है। और वैसे भी पिछले कई महीनों से भारत और सिंगापुर के बीच रिलेशन काफी बेहतर हो चुकी है और चाइना के साथ चल रही तनाव के बीच ही भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक एक्सरसाइज को और भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसका नाम सिटमैक्स रखा गया था। अगला अपडेट चाइना की J-15 फाइटर जेट को लेके। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक नेवल फाइटर है और इसको चाइना की तरफ से अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में ही जब चाइना की तरफ से मल्टीपल एक्सरसाइज के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था, तो चाइना की तरफ से इसको रेगुलर एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की तरह रनवे से ऑपरेट किया गया था। चाइना का कहना यह था कि उनकी तरफ से अभी J-15 एयरक्राफ्ट को -20 डिग्री की टेम्परेचर में भी रियल कॉम्बैट सिचुएशन में टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें इन एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन पाया गया था और इसको किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना की जो J-15 एयरक्राफ्ट है यह असल में रशियन Su-33 का एक अनफिनिश्ड प्रोटोटाइप का कॉपी है और इसे चाइना की तरफ से मेनली अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। पर दिक्कत यह है कि हेवी फाइटर एयरक्राफ्ट और इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए जितनी पावरफुल इंजन की जरूरत होती है, इसका इंजन उस मुकाबले काफी वीक है, जिस वजह से ये कभी भी अपने फुल वेपन लोड के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ नहीं कर सकता है। वो बात अलग है कि अगर फ्यूचर में चाइना ईमल वेस्ट कैरियर को बना लेता है तो उसे फुल वेपन लोड के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं, पर फिलहाल ये चाइना की लियाओनिंग या सांगडोंग जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से फुल लोड के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकता है। और अगर इसकी मेन कॉम्पिटिटर्स की बात करें, चाहे वो इंडियन नेवी की MiG-29 के एयरक्राफ्ट हो या फिर यूनाइटेड स्टेट नेवी की F-18 एयरक्राफ्ट हो, तो उसके मुकाबले काफी पीछे है, क्योंकि पहले तो एयरक्राफ्ट उनके जितने वेपन को अपने साथ लेकर टेक ऑफ नहीं कर सकता है और हैवी होने की वजह से और लोअर थ्रस्ट टू वेट रेशियो होने की वजह से ये तेजी से क्लाइम नहीं कर सकता है, जो कि डॉग फाइट के दौरान एक मेजर प्रॉब्लम बनने वाली है। लेकिन फिर भी यहाँ पर फ्लैंकर डिजाइन होने की वजह से मैन्युवरेबिलिटी के मामले में F-18 या MiG सीरीज के एयरक्राफ्ट से बेहतर हो सकता है। लेकिन अभी जब इसे चाइना की तरफ से अपनी रेगुलर रनवे से ऑपरेट करके बेहतर एयरक्राफ्ट बताने की कोशिश की जा रही है, तो इसी को बेस करके काफी सारे वेस्टर्न एक्सपर्ट चाइना का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि रेगुलर रनवे से टेक ऑफ करने में और एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करने में या फिर ऑपरेट करने में काफी ज्यादा फर्क होता है। और स्पेशली आज हमने इसके बारे में डिटेल वीडियो अपलोड किया था, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो चेक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।